नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है एनसीईआरटी की। चैप्टर नंबर 3 हो, चैप्टर नंबर 3 का आखिरी पार्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्राफ नंबर 3.4। नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन $1.9 पर डे इन मिलियंस। ऐसे कितने लोग हैं मिलियंस में, अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो कि एक दिन में $1.9 पे या उससे कम पे सर्वाइव करते हैं। तो पहले तो हमने परसेंटेज के टर्म्स में देखा था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में। सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो सब सहारन अफ्रीका के। आप देख सकते हो कि 2005 में जो नंबर ऑफ मिलियंस में पीपल थे वो लगभग आप कह सकते हो कि 1550 मिलियन। 1550 मिलियन कितना हो गया? 155 करोड़ लोग सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी में रह रहे थे। $1.9 प्रतिदिन से नीचे में सफर कर रहे थे। 2005 की बात है। और 2015 में नंबर थोड़ा सा बेटर हो चुका है, आप कह सकते हो 510 या 520 तक पहुंच चुका है। ओके, यानी 51-52 करोड़ पहुंच चुका है। चाइना की बात करिए तो चाइना में आप कह सकते हो कि 2005 में जो गरीब लोग थे वो थे लगभग 210 बोल लीजिए या 225 मिलियन बोल लीजिए, यानी 22.5 करोड़, जो कि अब बहुत कम हो चुके हैं। ओके, तो ये बेसिक मिलियंस में फिगर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के डाटा से निकाले गए हैं। कहीं ना कहीं चाइना ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस की। अगर आप इस ग्राफ में देखो तो बेसिकली जो चाइना नाम की जो देश है नीचे वाला, और ईस्ट एशियन पैसिफिक, ये वाला जो रीजन है, तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक और चाइना ने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की है। साउथ एशिया के हालात शुरुआत में बहुत खराब थे, वो फिर भी ठीक आ गए। सबसे बुरे हालात हैं सब सहारन अफ्रीका के। आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। भाई कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है? बहुत से कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के। एक कॉज हो तो बताया जाए। सबसे पहला कॉज क्या है? हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल के लिए राज किया, और उन 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने हमको चूस मारा, सारे रिसोर्सेस हमारे छीन लिए, हमें बिल्कुल डेवलप नहीं होने दिया, ना ही हमारी इकोनॉमी को, ना ही हमारी इंडस्ट्री को, ना ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप होने दिया। हम लोग इतने लंबे समय तक आज़ादी के लिए लड़ते रहे, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस समय पे तो हो नहीं पाई। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया। जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया। किसी भी चीज को उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। और कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, ये आज़ादी के बाद कुछ लंबे समय तक रहेगा, और 1980s तक हमारे देश में कोई खास ग्रोथ नहीं होगी। 1980s तक आप देख लो, देखिए 1947 तक तो ग्रोथ आप भूल ही जाओ। 1947 के 2-3 साल तो हम लोगों को ये जो पार्टीशन वायलेंस हुआ था इससे ही उभरने में लग गया, इतनी गरीबी कि भाई क्या बताया जाए। और उसके बाद 1980s तक जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी हमारे देश में, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कम थी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो अब देखिए, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, दूसरी तरफ आबादी भाई बिना रुके बढ़ी चली जा रही है, बढ़ी चली जा रही है। तो इन दोनों के कंबाइंड फैक्टर के चलते जो पर कैपिटा इनकम है, उस पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो हमारे देश में बहुत कम थी। तो भैया पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, दूसरा हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से कम हुई, मतलब उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी। क्योंकि पर कैपिटा इनकम में नीचे आबादी होती है और ऊपर इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही है। ठीक है, उसके बाद दो जगहों पे हम लोग फेलियर हुए। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रमोट नहीं कर पाए क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे आती नहीं थी। और दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल हम कर नहीं पाए, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा आया 1960s में, 1950s में, कि हमारे देश में खाने की कमी थी। जंगें भी उस समय पे हमने बहुत लड़ी। पाकिस्तान जैसे हमारे अच्छे अच्छे नेबर्स थे, तो क्या ही बोलना, एक चाइना 1962 वाली जंग याद ही होगी आपको, अक्सर कर हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय पे जब ये रियलाइज हुआ कि भाई हमारे देश में क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ रही है, तो भाई इरिगेशन बढ़ाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कम से कम हम लोग इस बात से तो इंश्योर हो गए कि भाई खाने पीने को कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रोक रहा हूँ, वीडियो पे लाइक का बटन, अपना सेल्फ प्रमोशन भी जरूरी है, इसलिए हर वीडियो में करता हूँ। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, तो ज्वाइन बटन दबा के मदद भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी डेली डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ जो करंट अफेयर्स की बनाता हूँ आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इरिगेशन का स्प्रेड हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते मॉडर्न वेज ऑफ एग्रीकल्चर आए, जिसके चलते हमारी ईल्ड बढ़ी, पैदावार बढ़ी, तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन हुई और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इसका फायदा कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को मिला। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत
फायदे में आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन को ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना फायदा नहीं मिला। साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के उतने फायदे नहीं पहुंचे जितने पंजाब और हरियाणा में पहुंचे। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर नो डाउट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट गिवर था, बट बाकी सेक्टर्स क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे भाई? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, कुछ हद तक पब्लिक सेक्टर सरकारी नौकरियां दे रहा था, बट ये नौकरी कभी भी इनफ नहीं थी। जॉब सीकर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा थे, बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही थी और उस आबादी को नौकरी देने के लिए नौकरियां थी नहीं। तो जब लोगों को शहरों में नौकरियां मिली नहीं, देखिए गांव में तो कुछ ही नहीं था, लोग भाग के शहर पहुंचे, शहरों में भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो शहरों में जो छोटे मोटे काम मिले, रिक्शा चलाना, छोटे मोटे किराने की दुकान खोल लेना, कंस्ट्रक्शन की साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करना, किसी घर में डोमेस्टिक सर्वेंट मेड बन जाना, इस तरीके के छोटे मोटे काम पकड़ने लोगों ने शुरू कर दिए। छोटी छोटी इनकम इनके पास आती थी, इन इनकम से ये एक्सपेंसिव घरों में तो रह नहीं सकते, तो झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने अपनी एक झुग्गी खरीद ली, स्लमों में रहने लगे। ये स्लम्स आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज में, कभी कभी मेन सिटी में डेवलप होने लगे। इसके चलते पॉवर्टी, अनसैनिटेशन, डिजीज, इस तरीके की प्रॉब्लम फैलने लगी और एक नए प्रकार का फिनोमेना निकल के आया। 1950 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पे जो मैक्सिमम देश था ना हमारा, वो रूरल था, अर्बनाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ था, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा था। 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, इसमें धीरे धीरे लोग रूरल इलाके से भाग के अर्बन इलाके में पहुंचने लगे, इस इंतजार में कि हमको अर्बन इलाकों में रहने की जगहें मिलेंगी। बट उनको रहने की जगहें मिली नहीं, बेकार से छोटे मोटे काम करके वो अपनी जिंदगी काट रहे थे, जिसके चलते पोवर्टी की समस्या जो पहले रूरल इलाकों में थी वो अब अर्बन इलाकों में भी पहुंच चुकी थी। और सबसे कंट्रास्टिंग चीज क्या है कि ये एक तरफ थे हाई पॉवर्टी रेट्स और एक तरफ थे ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। जो अमीर थे वो अमीर ही होते चले गए, जो गरीब थे वो गरीब ही होते चले गए। इसकी बहुत सी वजह थी। एक तो टैलेंट, सबसे बड़ी चीज होती है ह्यूमन रिसोर्स। आपके अंदर टैलेंट नहीं, आप एक लिमिट से ज्यादा ऊपर उठ नहीं पाए। ठीक है भाई, जिससे ऊपर टैलेंट है उसने अपने दम पे धंधा खोला, बिजनेस खोला, या फिर गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया और वो अमीर बन गया। उस समय पे आईएएस आईपीएस जो निकालते थे वो तो राजा ही होते थे, आज की डेट में आईएएस आईपीएस भी अकाउंटेबल हो गए। ठीक है भाई, फिर कुछ और रीजंस भी हैं, इनकम इनक्वालिटीज के, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थे वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड थे और कुछ लोगों के हाथ में एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में नहीं थे। और कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई इस तरीके की इश्यूज से टैकल करने के लिए, बट इश्यूज को टैकल कर नहीं पाए। लैंड रिफॉर्म्स के जो इनिशिएटिव थे वो सक्सेसफुल हुए नहीं। ठीक है ना, रूरल इलाकों में इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम जैसी प्रॉब्लम्स लगातार परसिस्ट करती नहीं, तो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाई। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, चूंकि लैंड एक स्टेट का सब्जेक्ट है, बट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी समय लग गया। तो आप कह सकते हो कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारे पास आबादी ज्यादा है और जो जमीन की अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास कम है। तो जो हमारी एग्रीकल्चर क्लास है, तो मान लीजिए किसान था, उसके पास 10 बीघा खेत था, उसके 3 बच्चे थे, तीनों में 3.3, 3.3, 3.3 बीघा खेत बढ़ गए। इनके 2-2, 3-3 बच्चे हुए, उनमें खेत बढ़ते चले गए, 2-3 जनरेशन के बाद आप देख सकते हो खेत बचे ही नहीं। ठीक है भाई, तो रूरल पुअर की हालत पहले जैसी खराब थी, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा खराब हो चुकी है। अब कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बट वो इंप्रूवमेंट्स ज्योग्राफी वाइज, टाइम वाइज और क्लास वाइज अलग अलग हैं, डाइवर्स है। फिर भाई पॉवर्टी के लिए बहुत सारे और सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। हमारे देश का जो लोग हैं वो दिखावे में बहुत जीते हैं। हमारे देश की जो जनता है ना, वो खुद भले ही गरीब हो, लेकिन दिखाना है तो दिखाना है कि भाई हमारे पास एक बड़ा घर है, दिखाना है भाई कि हमारे पास एक गाड़ी है। गांव में क्या दिखाना है? अरे भाई दिखाना है कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो बेटी की शादी में हमने लड़के को एक सीटी 100 दी और एक सोने की अंगूठी दी, उसको हमने एक ये दिला दिया, कुछ मतलब कुछ भी इस तरीके दिला दिया, उसको छोटा सा लैंड का टुकड़ा दे दिया, तो भैया शादी की हमने बेटी की, देखी हमने इतने लाख की शादी कर दी। ठीक है ना, बेटी को कितना पढ़ाया वो नहीं देखा, कुछ पढ़ा लिखा के उसको काबिल बनाया वो नहीं देखा, हाँ भाई हमने इतने का ये किया। तो भाई रिलीजियस सेरेमनीज में, शादियों में, सोशल सेरेमनीज में हमारे यहाँ पे पैसा ज्यादा खत्म करते हैं लोग, उसके चलते वो और गरीब हो जाते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्यों खत्म कर रहे हो? अरे बैंक से पर्सनल लोन लिया, शादी में उड़ा लिया, लोग तो खा पी के चले गए, तुम मंगी हो गए, तो क्या मतलब है ऐसी शादी का? इससे जाके मंदिर में करवा दो शादी। तो इस तरीके की चीजों के चलते हमारे देश में और लोग गरीब होते चले गए। स्मॉल फार्मर्स को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, चाहे उनको शादी करवानी हो अपनी बेटियों की, चाहे उनको पुराना कोई लोन चुकता करना हो, चाहे उनको बीजों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए पेस्टिसाइड्स खरीदने हो, एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने हो, इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए, तो कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे। बैंक से नहीं मिलेंगे तो कहां से लेंगे? तो भाई ट्रेडर से, मनी लेंडर से। अभी बैंक केवाईसी कराते हैं, इन किसानों को केवाईसी समझ नहीं आती, तो वो सोचते हैं बैंकों के पास क्या जाना, चलो इस ठेकेदार के पास चलते हैं, इससे पैसे ले लेते हैं। ये ठेकेदार इनको इंडेप्टेडनेस के जाल में फंसा देते हैं
और हाई इंडेटनेस के चलते ये लोग हमेशा के लिए गरीब हो जाते हैं, इनके पास खाने को भी नहीं बचता है। तो अब बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स, क्या क्या सरकार ने एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए। तो भाई अगर सरकार के ऑब्जेक्टिव्स को देखें भाई, जो करंट गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है दो बेसिस पे डिपेंड करती है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, दूसरा एंटी पॉवर्टी के टारगेटेड प्रोग्राम्स। दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रही है 1950 से रही है और आज तक वही चल रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो आप देखिए 1950 से लेकर 30 सालों तक, हाँ आप कह सकते हो कि 1950 से 1980 तक इकोनॉमी उतनी ज्यादा खुली नहीं थी, तो ज्यादातर जो फोकस रहता था वो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे रहता था। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बुलाई जाती थी क्योंकि इकोनॉमी क्लोज थी। 1950 से लेकर 1980 तक पर कैपिटा इनकम ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं और पॉवर्टी में कोई रिडक्शन हुआ नहीं। अगर आप देखो तो 1950s में भी जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स थे वो थे समवेयर अराउंड 45% और वो अर्ली 80s में भी 45% तक ही रहे। मतलब आप समझिए 1950 से लेकर 1980s तक हमने इफेक्टिवली कोई इकोनॉमिक ग्रोथ करी ही नहीं। लेकिन 1980 से जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जो ग्रोथ रेट है that has jumped from the average of about 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s। मतलब 1970s में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी पर ईयर की वो 3.5% थी, 1970s और 1980s में वो 6% सालाना पहुंच गई। और इस हाइयर ग्रोथ रेट के चलते हमें पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स को देखो तो सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो आपकी पॉवर्टी कम हो रही है। ये अलग बात है दोस्तों कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। कहने का मतलब ये कि अब जैसे कि मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, आज की डेट में भी हम बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमीरी कुछ हाथों में सेग्रीगेटेड है। तो आपको न्यूज मिलती रहती है कि एलोन मस्क 194 बिलियन डॉलर्स आ गए, मुकेश अंबानी के पास 60 बिलियन डॉलर्स आ गए, लेकिन बाकी जो गरीब तबका है, जो एवरेज तबका है, उसकी कमाई उतने पे ही है। हाँ ये अलग बात है कि जो 30 40 50 60 हजार कमाने वाले लोग हैं वो भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनका खर्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, जो अमीर हो रहा है वो अमीर ही होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आपकी गरीबी कैसे घटेगी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए, आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए, पहले आप 50,000 कमाते थे, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला, धंधा खोला, आपने एकदम से 10-15 करोड़ छापने शुरू कर दिया, आपने सोचा कि चलो भाई 10-15 लाख आपके एक महीने में आने शुरू हो गए, अब आप काफी अमीर हो, अब आपके पास एक बड़ा सा घर है, आपने एक कार खरीद रखी है, उस बड़े से घर को चलाने के लिए आपने परमानेंट मेड हायर कर रखी है, कार चलाने के लिए आपने परमानेंट ड्राइवर हायर कर रखा है, अपना गार्डन संभालने के लिए आपने माली हायर कर रखा है। तो इन लोगों को आप तनख्वाह दोगे, इन लोगों के घर चलेंगे, तो इन लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिला। समझ गए कि पॉवर्टी कैसे कम हो रही है। वो लोग जिनके पास पहले कोई काम नहीं था, ऐसे 3 लोगों को आपने ड्राइवर, मेड और गार्डनर का काम दे रखा है, तो उनके घर चल रहे हैं, तो पॉवर्टी तो कम हुई ना। बट कहीं से भी वो लोग आपके औकात के हैं नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वो बेयर मिनिमम पे उनके पास नौकरी है बट आपसे बहुत पीछे हैं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो नीचे पे लेवल पे लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बहुत धीमे बढ़ रहे हैं, बट ऊपर के लेवल पे जो लोग हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी चलता है। जब तक पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है तब तक बढ़िया है, क्योंकि 1950 से लेकर 1980 तक तो देख लिया कि पॉवर्टी रिडक्शन भी नहीं हो रहा था। समझ गए भाई। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, फिर भाई सरकार के पास रिसोर्सेज आते हैं जो कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई सरकार के पास इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ज्यादा रिसोर्सेज आए, ज्यादा टैक्स कलेक्शन आया, उसके चलते सरकार ने ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिससे लोगों को स्किल मिली, लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई, इकोनॉमी और बढ़ी। फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ बनती तो लोगों को समझ में आता है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, तो लोगों ने अपनी लड़कियों को भी स्कूल में पढ़ने भेजा। पहले के ट्रेंड में ये देखा गया था पैसा ही नहीं था लोगों के पास, तो लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। अब पैसा है तो कम से कम लड़कियां स्कूल तक तो पहुंची, पहले तो वही नहीं पहुंच रही थी। लोगों को लगा कि बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी, ये भी बड़े होकर कमाएंगी, तो पैसा तो घर में ही आएगा। लोगों की बुद्धि खुलना शुरू हुई, पहले इतनी नहीं बुद्धि खुली थी लोगों की। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाई कहीं ना कहीं पुअर एडवांटेज ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट उस लेवल पे नहीं ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफी कम है। देखिए भाई बात यह है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो तो
बहुत सारे लोग अभी भी विलेजेस में रह रहे हैं और दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना भाई। तो एग्रीकल्चर का डायरेक्ट बियरिंग है पॉवर्टी पे। बहुत सारे लोग आज भी विलेजेस में डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो ना आप, कि भैया छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे। ओके, हमारे देश में जब हमने ये देखा कि भाई बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते भी पॉवर्टी जब कम नहीं कर रही तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई वो लोग जो गरीब रह जा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए आप एक कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला सकते हो, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो बहुत सारे देश में टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चलाया गया है, जो कि एक साल में 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देता है लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए रूरल एरियाज में। और इनके कामों के थ्रू भाई डिफॉरेस्टेशन, तो पेड़ लगाना, सॉइल इरोजन को एड्रेस करना, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, इसके अंदर जो 1/3 जॉब्स है ऐसा बोला गया वुमेन को दी जाएगी। 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को 220 करोड़ का काम दिया गया एक साल में, ये एक स्टैटिस्टिक है। SC ST और वुमेन को जो काम मिला, SC को 23% काम मिला, ST को 17% काम मिला, वुमेन को 53% काम मिला। 2006-07 में एवरेज वेज थी एक दिन की 65 रुपए, 2013-14 में ये वेज पहुंच गई 132 रुपए। मार्च 2018 में ये देखा गया कि भाई जो वेज रेट था अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर का उसको रिवाइज किया गया, उसको थोड़ा बढ़ाया गया। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेज रेट है। तो हरियाणा में काम करने वाले एक वर्कर को मनरेगा के अंदर 281 रुपए 281 रुपीज पर डे मिलते हैं। बिहार और झारखंड में काम करने वाले मनरेगा के अंदर एक वर्कर को 168 रुपीज पर डे मिलते हैं। फिर सरकार ने और भी कुछ स्कीमें चला रखी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये एक और स्कीम है जिसको 1993 में शुरू किया गया। इसका एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। किसके लिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्संस के लिए जो कि रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ये छोटे मोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज पैदा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सरकार की तरफ से उनको मदद मिलेगी। फिर भाई रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1995 में। इस प्रोग्राम का भी काम यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में बढ़ाया जाए। इसका क्या टारगेट था कि 25 लाख नई जॉब्स बनाई जाएंगी 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई 1999 में, जिसके चलते ये बोला गया कि जो पुअर फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पता है क्या होता है, कि भाई मान लीजिए आप मछुआरे हैं और मच्छी पकड़ते हैं, तो भाई मच्छी पकड़ने वाले एक एरिया में सब लोग मिलकर अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे और वो मिलके काम करेंगे। जब वो मिलके काम करेंगे तो वो बैंकों से कम ब्याज पे इंटरेस्ट ले पाएंगे, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी, वो जो बड़े बड़े दलाल और ब्रोकर्स हैं उनसे अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, निगोशिएट कर पाएंगे। फिर भाई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई 2000 में, जिसके चलते स्टेट्स को और सेंट्रल असिस्टेंस मिला ताकि स्टेट्स प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में लोगों को और सेवाएं प्रोवाइड कर सकें। फिर भाई अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई, जिसके बारे में हम लोग अभी अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम्स है इनके इफेक्ट्स तो आए हैं। आज की डेट में ये प्रोग्राम्स बहुत ऑब्सोलीट हो गए हैं, नए प्रोग्राम्स आ गए हैं, इन प्रोग्राम्स से पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं। प्रॉब्लम बस ये रही है कि इन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस इसलिए कम हुई है क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, इनको सही तरीके से टारगेट नहीं किया गया, स्कीम्स में ओवरलैपिंग बहुत हुई है और जो लोग सच में डिजर्विंग थे उनके पास बेनिफिट पहुंच नहीं पाए, ये प्रॉब्लम रही है। फिर आगे देखा जाए चैलेंजेस अहेड, पॉवर्टी काफी डिक्लाइन हुई है इंडिया में, लेकिन भाई आप समझिए कि भले ही इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन आज की डेट में सबसे बड़ा टारगेट है हमारी सरकार के सामने। रूरल और अर्बन इलाकों में पॉवर्टी में बहुत सारे डिफरेंसेस हमको नजर आते हैं। अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी जो स्टैटिस्टिक्स है अलग अलग है। मैंने लास्ट ही वीडियो में आपको दिखाया था, केरला में पॉवर्टी बहुत कम है, बिहार में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। और कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के, वो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी मैंने लास्ट वीडियो में आइडेंटिफाई किए हैं। तो भाई अगले 10 से 15 सालों में सरकार का ये टारगेट है कि पॉवर्टी को कम किया जाए। और ये बेसिकली किसके बेसिस पे आप कर रहे हो, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे। उसमें आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जिसके चलते यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को कुछ कैश मदद और कुछ और प्रकार की मदद करने की कोशिश की जा रही है। ये सब आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दम पे और आप टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के दम पे ओवरऑल पॉवर्टी के इफेक्ट को कम कर पाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में पॉवर्टी की डेफिनेशन भी इंडिया में गलत है। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है कि एक आदमी बस अपने आप को सस्टेन कर ले, वो ठीक ठाक रह ले, ठीक ठाक खा ले, ठीक ठाक पहन ले, इसको ही बस पॉवर्टी माना जा रहा है। रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग की कोई बात नहीं करता है।
अरे भाई आप ह्यूमन बींग्स को इवॉल्व करने दो, अगर आप ह्यूमन बींग्स को उसकी काबिलियत देते हो इवॉल्व करने के लिए तो वो अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे। अब बात यहां पे ये है कि आज की डेट में लोगों के पास एजुकेशन नहीं, हेल्थ केयर नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी चालू है, चाइल्ड लेबर आज भी चालू है। तो क्या ऐसे केसेस में आप पॉवर्टी को एरेडिकेट कर पाओगे? और आपने पॉवर्टी को किस हिसाब से डिफाइन कर रखा है? मिनिमम नेसेसरी के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। तो अगर आप बस 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हो, ठीक ठाक कपड़ा पहन पा रहे हो, तो आप पुअर नहीं हो। लेकिन क्या ये पॉवर्टी डेफिनेशन सही है? अरे पॉवर्टी डेफिनेशन तो सब सही है जब आपके पास हायर एजुकेशन के ठीक ठाक एवेन्यूज। तो देखिए, अगर आज की डेट में कोई आदमी 12वीं पास करके बेसिक बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो पुअर है, लेकिन वो पुअर की परिभाषा में नहीं आता है। हमारे पुअर की परिभाषा में वो आते हैं जो प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो गलत डेफिनेशन है ना, हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन को भी चेंज करना है। बट अगर हम वो चेंज कर देंगे तो हमारी 40 से 50% आबादी पुअर हो जाएगी, फिर सरकार क्या मुंह दिखाएगी लोगों को? तो ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी की जो बेयर सब्सिस्टेंस लेवल है उसको पॉवर्टी डिफाइन कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार भी अपने स्टैटिस्टिक्स अच्छे दिखा लेती है। अब सरकार भी धीरे धीरे काम कर रही है। 140 करोड़ लेगे के लिए आप कोई मैजिक की डंडी घुमा के तो सब अच्छा कर नहीं सकते, समय लगता है। समझ गए बात को? तो ये सब चीजें दोस्तों इस चैप्टर में बताई गई हैं। आई होप आप मैं जस्टिस कर पाया हूं। अगली वीडियो में मैं चौथे नंबर का चैप्टर शुरू करूंगा, फूड सिक्योरिटी इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना मत जाना।